हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्लास इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं ज्ञान पब्लिकेशन की बुक से कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी, जिसका चैप्टर 17 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आयताकार ठोस के आयतन और पृष्ठ, जिसमें शंकु, बेलन और गोला आता है और आयताकार ठोस आते हैं। इसकी हम प्रश्नावली 17.2 पढ़ रहे हैं और इसके हम 22 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे, जिन वीडियोस का प्लेलिस्ट बनाकर मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि पाई घन डेसीमीटर तांबे को गलाकर 1 किलोमीटर लंबा बेलनाकार तार खींचा गया। तार की मोटाई अर्थात उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है, पाई घन डेसीमीटर तांबे का टुकड़ा है। तो हमें इस क्वेश्चन में दे दिया गया है 23 में गिवन तांबे के टुकड़े का आयतन बराबर पाई घन डेसीमीटर। ठीक है, और हमें दिया है इसी के साथ साथ कि इसकी मोटाई बताओ। ये जो इसमें से तार खींचा गया है, इस टुकड़े में से हमें तार खींचना है, बेलनाकार तार। उस तार की लंबाई 1 किलोमीटर है और ये बताना है कि वह कितनी व्यास उसका होगा, कितनी मोटाई का होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे तार की लंबाई बराबर L मान लेते हैं इसको, L बराबर 1 किलोमीटर। माना तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या को हम R मान रहे हैं। माना तार की त्रिज्या R है, तब ये जो तार है ये तांबे के टुकड़े में से खींचा गया है। तो जो तार का आयतन होगा वो तांबे के टुकड़े के आयतन के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे तार का आयतन बराबर तांबे के टुकड़े का आयतन। ठीक है, लेकिन यहां वैल्यूज रखने से पहले हम, ये डेसीमीटर में है, ये किलोमीटर में है, हम इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस 1 घन डेसीमीटर दिया हुआ है हमें, और इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं। तो ये सेंटीमीटर में चेंज होकर हो जाएगा पाई इंटू, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 10 की घात 3 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 1000 पाई घन सेंटीमीटर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो 1 किलोमीटर वाला तार है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब दोनों ही यूनिट सेम है, ये भी घन सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो हमें यूनिट्स को पहले सेम करना होता है। अब हम इनको फॉर्मूले लगाकर उसमें रख देंगे। तार बेलनाकार है इसलिए इसका आयतन हो जाएगा पाई r² L, और तांबे के टुकड़े का आयतन है 1000 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, r² इक्वल्स टू 1000 बाई L हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 1000 बटे L का मान कितना है, L का मान है 1,00,000।
अब इन तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ बचेगा 1/100। ठीक है, 1/100 यहाँ पर बचेगा। इसके बाद आर स्क्वायर बराबर, इसको हम 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम तुलना करें तो आर का मान 1/10 आएगा। ये हमारे पास त्रिज्या है, आई है 1/10, और हमें ज्ञात करना है व्यास। तब जो व्यास होगा वो हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या, यानी 2 गुणा आर, यानी 2 गुणा 1/10, यानी 1/5। और 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 1/5 को लिख सकते हैं ना चलने वाली जीरो, दशमलव लगाई, जीरो बढ़ाई, 5 दूनी 10, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, इतने सेंटीमीटर आएगा आंसर। ये है इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन 24 का। क्वेश्चन 24 में कहा गया है, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 3 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास 2 सेंटीमीटर है। 1 मीटर लंबे पाइप का भार ज्ञात करो, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 21 ग्राम है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर घनत्व दे दिया है। ठीक है, हमें घनत्व दे दिया है और भार पूछा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको? घनत्व को हम गुणा करा देंगे आयतन से। ठीक है, आयतन से गुणा करा देंगे, यानी हमें आयतन निकालना पड़ेगा पहले इसमें। तो यहाँ हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में बाहरी व्यास 3 सेंटीमीटर दिया है। बाहरी व्यास बाहरी व्यास 3 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। बाहरी त्रिज्या को R1 मानते हैं। ये बाहरी व्यास का आधा होगी, यानी 3/2 सेंटीमीटर होगी। आंतरिक व्यास दिया है हमें, आंतरिक व्यास ये हमें कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया था ना, चेक करते हैं। 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास या भीतरी व्यास दिया था। तब भीतरी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। इसको हम R2 से डिनोट कर लेते हैं। ये व्यास का आधा होगी, यानी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये कितना लंबा था पाइप? ये पाइप था 1 मीटर लंबा। पाइप की लंबाई L मान लेते हैं, 1 मीटर है, लेकिन ऊपर वाले मात्रक सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करके 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम पाइप का आयतन ज्ञात करते हैं। पाइप का आयतन, चूंकि पाइप जो होता है वो खोखला बेलन होता है, और खोखले बेलन के आयतन के लिए सूत्र लगाया जाता है पाई इंटू R1² माइनस R2² इंटू L या फिर H, जो भी आपने माना है। पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। R1 का वैल्यू कितना है? 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और इंटू L का मतलब हो गया 100। ठीक है, अब अगर ये 100 आया है तो इसको 22/7 रखने से हमारा कोई लाभ नहीं है, इसको हम 3.14 रख लेते हैं।
ठीक है। अब 3.14 और एक काम और करते हैं, ये जो 3/2 है इसको 1.5 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताएं कि 15 का वर्ग क्या होता है? 225 होता है, लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगी, -1 गुणा 100। इस 100 से जब इस 3.14 को गुणा कराएंगे तो ये दशमलव हट जाएगी, 314 हो जाएगा। और 2.25 में से 1 घटाएंगे तो 1.25 रह जाएगा। अब हम इनकी गुणा करानी है, ठीक है, इनकी गुणा करा लेते हैं, जल्दी से गुणा कराते हैं। 314 की गुणा में 314 में 1.25 की गुणा, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और फिर 314, 0, 8 और 7 15, 5 और 2 7 और 4 11 और 1 12, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 3 का 3। तो यह आएगा हमारे पास 39,250। दशमलव 2 अंकों के बाद लगाएंगे, इसलिए 392.5 आएगा। ठीक है, ये किस में आया है? ये आया है हमारे पास घन सेंटीमीटर में। ये उसका आयतन आया है पाइप का, ठीक है। और हमें अब इसकी दर दी गई है आगे, इस जिसको अभी मैंने घनत्व बोल दिया था, हमें दर दी गई है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार जो है वो 21 ग्राम है। चूंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार बराबर 21 ग्राम, इसलिए पाइप का भार हो जाएगा, जो हमारे पास आयतन आया है, आयतन में हम 21 से गुणा करा देंगे, यानी 392.5 में हम गुणा कराएंगे 21 से। ठीक है, चलो गुणा कराते हैं, 1 बाई 1 ही करा लेते हैं। गुणा 21, पहले तो ये एज इट इज आ जाएगा, फिर इसका दुगना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 नम 18, 2 तिया 6 और 1 7, 5 2 9 और 5 14, 8 और 3 11 और 1 12, 7 और 1 8। तो ये हो जाएगा 82,425। दशमलव लगेगी 1 अंक के बाद, तो इतने ग्राम हो जाएगा। हम इसको किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। कैसे? बराबर 8,242.5, इसमें अगर भाग लगा दें 1000 का तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तब आंसर आएगा हमारे पास 8.2425 किलोग्राम। ठीक है, ये आंसर आएगा तब, अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में 2 अंकों तक लिखे तो 8.25 लिखा जा सकता है, और शुद्ध में रखना चाहते हो तो शुद्ध माप ये आ ही गई है हमारे पास। इस तरह से ज्ञात करते हैं। होप कि आप समझ गए होंगे। अब वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 25 है। कहा है किसी खोखले बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसमें कुछ पानी है। अब इसमें लोहे का एक घनाकार पिंड डुबाया जाता है। यदि पानी की गहराई 8 सहित 9/14 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो घन की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 25 का सल्यूशन, और इसमें हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया है? हमें दिया है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 14
सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या r बराबर 14 का आधा कर दीजिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहा है कि इसमें कुछ पानी है। इसमें एक घनाकार पिंड डुबाया जाता है जिससे पानी की जो गहराई है वो 8 सहित 9/14 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो पानी की गहराई में वृद्धि बराबर 8 सहित कितनी थी, 8 सहित 9/14 और यूनिट था सेंटीमीटर। इसको cm शॉर्ट में ही लिख लेते हैं, इतने सेंटीमीटर। अब कहा है कि उस घन की कोर बताओ जो इसमें डाला गया है। उसको भी मान लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे करोगे। उसको भी मान लेते हैं। माना घन की कोर a सेंटीमीटर है। ठीक है, a सेंटीमीटर मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, आपके मन में जो आए आप मान सकते हैं। अब देखिए, पानी किस में था, बेलन में। घन किस में डाला गया, बेलन में ही डाला गया। पानी में घन डाला गया। घन डालने से पानी की जो ऊंचाई है, जो गहराई है, वो 8 सहित 9/14 सेंटीमीटर बढ़ गई। अब लाइक एज कि ये वो बेलन था आपके पास, इसमें कुछ पानी था। ये जब आपने इसमें घन डाला तो पानी यहाँ आ गया, तो कितना उठ गया पानी, इतना उठ गया। ये h है, इतना पानी ऊपर उठ गया। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कोई अगर ठोस किसी दरों में डाला जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर पानी हटाता है या बाहर निकालता है या ऊपर उठाता है, एक ही बात है। तो यहाँ जो हमने घन इसमें डाला है उसने अपने आयतन के बराबर ही पानी ऊपर उठाया होगा। और पानी ऊपर किस फॉर्म में उठाया, चूंकि पानी बेलन में था इसलिए वो बेलनाकार फॉर्म में ऊपर गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो घन का आयतन है वो उस बेलन के आयतन के बराबर है जिस ऊंचाई से वो ऊपर उठा है। समझ गए? यानी ये जो है हमारे पास 8 सहित 9/14 ये h का काम करेगा। ठीक है, नए बनने वाले बेलन के लिए। ठीक है, बेलन तो बनेगा नहीं, बेलनाकार शेप बनेगी पानी की। 14 अट्ठे 112, 112 और 9 121/14 लिख लेते हैं। इसको सहित हटा देते हैं इसका। ठीक है, अब हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर ऊपर कहाँ उठा है वो भी लिख देते हैं। बेलन में ऊपर उठे पानी का आयतन, बेलन में ऊपर उठे पानी का आयतन। ठीक है, घन का आयतन होगा भुजा की घात 3 या कोर की घात 3, तो a की घात 3 हो जाएगा ये तो। और बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, a³ इक्वल्स टू पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 रख लेते हैं। r की वैल्यू हमारे पास 7 है पहले से ही, 7 का स्क्वायर। और h की वैल्यू कितनी है, 121/14। देखिए अब क्या करेंगे, 7 से ये स्क्वायर कटेगा, 7 से ये 14 कटेगा 2 बार, 2 से ये 22 कटेगा 11 बार। तो a³ इक्वल्स टू 11 × 121 आ गया, 121 आ गया। और हम जानते हैं 121 11 का वर्ग होता है, इसलिए इसको भी 11 × 11 लिखा जा सकता है। अब ये 11 3 बार गुणा में है इसलिए इसको 11 की घात 3 लिखा जा सकता है। तुलना करें तो इन आधारों की घातें बराबर हैं, तो आधार भी आपस में
बराबर ही होंगे। तो ए का मान 11 सेंटीमीटर आ गया और यही है हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। और उम्मीद है कि आप इसे बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन 26 पढ़ लेते हैं। दिया है 11 किलोग्राम तांबे से कितने मीटर लंबा 0.4 सेंटीमीटर व्यास का तार खींचा जा सकता है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार 8.4 ग्राम है। तो भाई तांबे का भार दे दिया पहले तो हमें 11 किलोग्राम और 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार दिया है 8.4 ग्राम। यानी जिस तांबे से हम तार को खींचने जा रहे हैं उसका डायरेक्ट आयतन हमें दिया गया नहीं है, उसका भार दे दिया है हमें। सबसे पहला हमारा काम यहाँ ये होगा कि हम उसका आयतन ज्ञात करें, क्योंकि भार तो हमारे पास पहले से है। और ये आयतन कैसे ज्ञात होगा, इसके लिए हमें इसने एक क्लू दे दिया है, बाद में कह दिया है कि 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार है 8.4 ग्राम। यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन 26 में, चूंकि 8.4 ग्राम तांबे का आयतन है, एक कितना है भाई देख लेता हूं, 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर। अच्छा चलो मान लिया, लेकिन मुझे तो 11 किलोग्राम तांबे का आयतन पता करना है ना। सबसे पहले 1 ग्राम तांबे का आयतन ज्ञात कर लूं, इसलिए 1 ग्राम तांबे का आयतन ये हो जाएगा 1/8.4 घन सेंटीमीटर। लेकिन अब मुझे इससे क्या मतलब है कि 1 ग्राम में कितना है, मुझे 11 किलोग्राम में चाहिए। तो अब 11 किलोग्राम या फिर 11 किलोग्राम कहें या फिर 11,000 ग्राम कहें, ठीक है, क्योंकि हम ग्राम में तोल रहे हैं ना, तो ग्राम में ही लेते हैं इसको भी। 11,000 ग्राम तांबे का आयतन। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा, इस 11,000 से इसको गुणा करवा देते हैं, तो 11,000 बटे 8.4 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देंगे जरा, इसने कहा कि कितने मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, यानी हमें अपना आंसर मीटर में लेके आना है, लेकिन हमने ये आयतन घन सेंटीमीटर में ले रखा है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे देखिए, 11,000 बटे 8.4 लिख लें। घन सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है। इसको हटा दूं अगर, तो मैं लिख सकता हूं सेंटीमीटर की घात 3। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे 1/100 मीटर और इसकी घात 3 लिख दोगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। अब ये 11,000 तो एज इट इज रहा, 8.4 भी एज इट इज रहा। इस 100 की घात 3 का क्या मतलब है कि ये जो 00 है इसके 3 जोड़े बढ़ जाए, 3 जोड़े हो जाएंगे, यानी 2 जोड़े और आ जाएंगे, यानी कहूं तो 10 लाख हो जाएगा ये। अब 1 2 3 0 से तो ये 1 2 3 0 कट गई, 11 बटे 1 0 को ये दशमलव खा जाएगी, ये 8400 रह जाएगा। और इसको अभी नहीं काटते हैं,
इसको घन मीटर में ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब बात करें तो जो तार हम खींचेंगे उसका व्यास है 0.4 सेंटीमीटर। तार का व्यास बराबर 0.4 सेंटीमीटर। यहां से हम त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या को r से निरूपित कर लेते हैं और r इसमें हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूं, या सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/10 सेंटीमीटर लिख सकता हूं ना, ये दशमलव हटाकर नीचे 0 बढ़ा दी, बराबर अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/100 से और भाग करूंगा तो नीचे 1000 आ जाएगा, क्योंकि गुणा 100 होगा नीचे। ये मीटर में चेंज हो गया, आर का मान आ गया ये। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ध्यान से आगे देखेंगे। अब ये जो तार है ये किस में से खींचा गया, तांबे में से खींचा गया, और तांबे का आयतन हमने निकाल लिया 11/8400। तो अब तार का आयतन बराबर तांबे का आयतन हो जाएगा। अब तार का आयतन बराबर तांबे का आयतन। तार है बेलनाकार, इसलिए πr²h, और तांबे का आयतन है 11/8400। अब ये h क्या है ये बताना तो मैं आपको भूल ही गया। इसमें हम मान लेंगे, माना h मीटर लंबाई का तार खींचा जा सकता है, यानी h जो है उस तार की लंबाई है जिसको हम खींचेंगे। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, r का वैल्यू रख दीजिए, देखिए 2/1000 है ना, इसको 1/500 भी तो मैं लिख सकता हूँ ना, 1/500 मीटर। तो यहाँ 1/500 लिख दिया, इसका स्क्वायर इंटू h बराबर 11/8400। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, और 12 सत्ते 84 होते हैं, इसलिए यहाँ 1200 आ जाएगा। ये 2 गुणा 1/5 का वर्ग 25, और 00 का 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, गुणा h बराबर 1/1200 हो जाएगा। इन 00 से ये 00 कैंसल आउट हो गई, h का मान आ जाएगा, ये 2500 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, 2 गुणा 12। 2 से अगर मैं इस 2500 को काट दूं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 की 0, 1250 आ जाएगा। ठीक है, और 12 से अगर इसको काटता हूं तो 12 एकम 12। ठीक है, ना चलने की 0, फिर दशमलव लगाई तो ये 50 हो गया, 12 चौक 48। ठीक है, तो ये 10.4 के लगभग आएगा मीटर में। ठीक है, 10.4 मीटर। आंसर को चेक करते हैं, दशमलव का फेर पड़ रहा है क्योंकि आंसर आ रहा है 104। कहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, कहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, ये ना ये नहीं लगेगा, मैं शायद भाग करने में गलती कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। 12 एकम 12, ना चलने वाली 0, 12 चौक 48। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो एक अंक बचा हुआ था ना, 12 चौक 48, फिर दशमलव लगाया, 2 बच रहा है, 50 में से 48 घटकर 2 बच रहा है, 0 बढ़ा दिया तो 12 एकम 12 चलेगा, फिर 8 बच जाएंगे, 12 सत्ते 84 हो गया, 12 छिंग 72, ये लगभग आएगा 104.16 मीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। ठीक है, समझ गए ना, लिख लीजिए।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन 27 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 27 में कहा है 22 सेंटीमीटर लंबे और 11 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को मोड़कर दो विभिन्न वर्तीय बेलनों का पृष्ठ बनाया गया। इस प्रकार जो बेलन बने उनके आयतनों और संपूर्ण पृष्ठों के अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं एक कागज लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ये कागज है। मान लीजिए ये 22 सेंटीमीटर लंबा है और 11 सेंटीमीटर चौड़ा है। मुझे इसको दो स्थितियों में मोड़ना है। एक बार तो 22 सेंटीमीटर के परितः इस तरीके से, और एक बार 11 सेंटीमीटर के परितः इस तरीके से। एक बार 22 सेंटीमीटर के परितः जब मोड़ूंगा तो इस तरीके से मुड़ेगा, और 11 सेंटीमीटर के परितः मोड़ूंगा तो इस तरीके से मुड़ेगा। ठीक है, किसी तरीके से भी मुड़े, आपको ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो ये है कि जब आप इसे, अगर आपने इसे ऐसे मोड़ दिया, ये वाली जो एज है, अगर ये 11 सेंटीमीटर थी तो ये ऊंचाई का काम करेगी, और जो 22 सेंटीमीटर वाली भुजा थी वो चारों ओर ऐसे मुड़ गई, तो ऐसे मुड़कर ये क्या बन गई, परिधि बन गई। तो पहली स्थिति में परिधि यानी 2πr का मान 22 होगा और ऊंचाई h का मान 11 होगा। दूसरी परिस्थिति में जब आप इसको ऐसे मोड़ दोगे, अब ये जो 11 वाली भुजा थी ये आपने ऐसे गोल मोड़ दी, सर्कुलर, अब ये परिधि बन गई। तो दूसरी परिस्थिति में 2πr का मान 11 होगा और ऊंचाई h का मान 22 होगा। समझ गए ना? अब इसी चीज को हम लिख लेते हैं। देखिए, दो स्थितियां बनेगी। स्थिति 1 है, स्थिति 1, 11 सेंटीमीटर भुजा के परितः मोड़ने पर परिधि 2πr बराबर होगी 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर होगी 11 सेंटीमीटर। यहाँ से r का मान हो जाएगा 22/2π, या जिसको हम 2 से इसको काटकर 11/π सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इन दोनों परिस्थितियों में आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करके रख लेते हैं, बाद में उनके अंतर ज्ञात कर लेंगे। आयतन हो जाएगा इस परिस्थिति में V1 कह लेते हैं। बेलन है तो πr² h हो जाएगा। पाई की वैल्यू पाई ही रखेंगे, 11/π का स्क्वायर गुणा 11, पाई गुणा 121/π स्क्वायर गुणा 11। पाई स्क्वायर से ये वाला पाई कटेगा और 11 की गुणा करा दे 1331 आएगा बटे पाई। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 एकम 11 और 2 13। ठीक है, ये आया है किसमें, घन सेंटीमीटर में। संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसको S1 कह लेते हैं, और बेलन के लिए संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr इंटू h प्लस r। ठीक है, 2 पाई का पाई ही रखते हैं, r की वैल्यू 11/π इंटू h की वैल्यू 11 प्लस 11/π हो जाएगा। पाई से ये वाला पाई तो कट गया, 11 दूनी 22 गुणा ये 11π प्लस 11/π हो जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज रख लेते हैं अभी, या इसको गुणा भी नहीं कराते, इसको ऐसे ही रख लेते हैं 11 प्लस 11/π। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में क्या होगा, स्थिति 2, बाईस
सेंटीमीटर भुजा के परितः मोड़ने पर, जब 22 सेंटीमीटर भुजा के परितः मोड़ेंगे तो जो परिधि है 2πr वो हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। वह ऊंचाई h का मान हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ से r का मान आ जाएगा 11/2π सेंटीमीटर। आयतन यहाँ इस परिस्थिति में होगा V2 जो होगा πr² h, यानी पाई गुणा 11 का स्क्वायर 121 और 2π का स्क्वायर 4π² और गुणा 22। एक पाई से ये पाई काट देंगे, 22 एकम 22। अच्छा पहले इसको काट लेते हैं 2 से, तो फिर ये ऊपर 1331 आएगा और नीचे 2π आएगा। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं घन सेंटीमीटर लिखकर। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इस परिस्थिति में? संपूर्ण पृष्ठ होगा S2 मान लेते हैं इसको, ये होगा 2πr इंटू h प्लस r बराबर 2π, r का मान 11/2r और इंटू h यानी 22 प्लस r का मान 11/2r, ये 2π है। ठीक है, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 11 इंटू 22 प्लस 11/2r। ठीक है, अब हम आयतनों का अंतर ज्ञात करेंगे। आयतनों का अंतर V1 माइनस V2। V1 कितना था? 1331/π। 1300 V2 माइनस V1 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि V2 बड़ा है V1 छोटा है। 1331/2π माइनस बड़ा है छोटा है, सॉरी 2π से भाग जिसको दे रहे हैं वो तो छोटा हो गया ना, और जिसमें सिंगल पाई से भाग आ रहा है वो बड़ा हो गया। V1 माइनस V2 1331/π माइनस 1331/2π। अब अगर मैं 1331/π को कॉमन लेता हूँ तो एक में से आधा घटेगा, 1 माइनस 1/2, और एक में से आधा घटाकर दोस्तों कितना बचता है? एक में से आधा घटाकर आधा ही बचता है, तो ये हो जाएगा 1331/π गुणा 1/2। अब हम चाहे तो इस पाई की वैल्यू रख लेते हैं, पाई की वैल्यू रख लें, या फिर आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आयतनों का अंतर पूछा है और एग्ज़ाम में आपको आंसर शीट तो नहीं दी जाएगी मैच करने के लिए कि यही आंसर आएगा तो आपका क्वेश्चन सही होगा। वहाँ जहाँ भी मैक्सिमम तक पहुँचो, जहाँ जाकर रुकना चाहो आप रुक सकते हैं। तो चाहे तो आप इसका आंसर यहीं छोड़ सकते हैं 131/2π घन सेंटीमीटर लिखकर, या दोस्तों आप यहाँ पाई का वैल्यू रख लें 22/7 और इसको आगे सोल्व कर लें। ठीक है, अब ये तो आ गया आयतनों का अंतर। अभी हमारे पास पृष्ठों का अंतर भी रह रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाली साइड नोट कर लीजिए। अभी कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके जो संपूर्ण पृष्ठ है उनका अंतर बता रहा हूँ। चलिए देखिए, संपूर्ण पृष्ठों का अंतर। इनमें से कौन ग्रेटर है? S1 माइनस S2। S1 यानी 22 गुणा 11 प्लस 11/r। अगर मैं 11 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये 11, ये r नहीं था, सॉरी ये पाई था,
11 को कॉमन ले लेता हूँ तो 22 गुणा 11 इंटू 1 + 1/पाई हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से घटाना है मुझे 11 इंटू 22 + 11/2 पाई। ठीक है, इसमें से अगर मैं 22 कॉमन ले लेता हूँ तो 11 गुणा, सॉरी इसमें से भी 11 ही कॉमन ले सकते हैं, 11 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा 2 + 1/2 पाई। ठीक है, अब हमारे पास मैक्सिमम क्या का कॉमन है, 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 गुणा 11 इधर से, 11 गुणा 11 इधर से, यानी 121 कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से समझते जाना, यहाँ से 2 बचेगा उसकी गुणा करवा देंगे, 2 + 2/पाई, और माइनस यहाँ 2 - 1/2 पाई बच रहा है, 2 से 2 कट गया, 121। 2 पाई को ले लेता हूँ एलसीएम। ठीक है, तो 2 की गुणा इधर करवानी पड़ेगी, यानी ये 4 - 1 आ जाएगा, 4 - 1। ठीक है, 4 - 1, हाँ ठीक है, 4 - 1 ही आएगा। 121 गुणा 4 में से 1 गया 3, 3/2 पाई। आप चाहे तो यहीं रोक दें या फिर आप पाई का वैल्यू रख दें। तो मैं रख रहा हूं पाई का वैल्यू 121 गुणा 3/2 गुणा 22/7। 11 दूनी 22 और यहाँ से आएगा 11, 7 जाएगा ऊपर, 11 गुणा 3 गुणा 7/4 आएगा। 11 तिया 33, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, 231/4। 231 को 4 से भाग दूं तो 4 पंजे 20 चलेगा, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28 चलेगा, फिर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं 57 सहित 3/4। और किस में आएगा ये, वर्ग सेंटीमीटर में, तो ये अंतर होगा। ठीक है, ये अंतर हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए, हाँ प्यारे दोस्तों, अब हम इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद हम कल से नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 17.3। इसी के साथ साथ हम जो लास्ट वाला चैप्टर है डिस्पर्सन, उसको भी पढ़ेंगे। उसका पहला लेक्चर आज सुबह मैंने अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। डिस्पर्सन यानी उसमें आने वाली मापें जो हैं परिसर और माध्य विचलन, मानक विचलन और चतुर्थक विचलन, बड़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया है बाय एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्रीकल्चर मैथ से रिलेटेड यहाँ पर हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर कराया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो एग्रीकल्चर के लिए होते हैं उनकी तैयारी भी आप साथ ही साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जो क्लासेस हैं वो भी कराई जा रही हैं। 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेंगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन 28 को। इसमें कहा है उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 10 है और आंतरिक व्यास 6 है। तो इसमें हमें दिया गया है ऊंचाई h बराबर कितनी है, 12 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास बराबर
10 सेंटीमीटर। यहाँ से बाहरी त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी जिसको हम R1 कह सकते हैं और 10 का आधा होगी यानी 5 सेंटीमीटर होगी। आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से, जो R2 होगी यानी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब देखिए, आप पहले इस बात को समझिए कि ये जो बेलन है ना, ये सिरों पर से खुला हुआ है और इसका संपूर्ण पृष्ठ हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एक तो इसका जो बाहरी वक्र पृष्ठ है वो ज्ञात करेंगे, आंतरिक पृष्ठ है जो वक्र पृष्ठ है वो ज्ञात करेंगे। और अगर मैं इसका सामने का सिरा आपको दिखाना चाहूँ तो इसकी कुछ मोटाई होगी ना, वो मोटाई मैं ये दर्शा रहा हूँ आपको। ये मोटाई भी तो क्षेत्रफल में जुड़ेगी ना, और ये मोटाई क्या है, ये एक वर्तीय वलय है। वर्तीय वलय का क्षेत्रफल भी हमें इसमें जोड़ना है क्योंकि 2 सिरे हैं, इसलिए 2 से गुणा करके जोड़ना है। और वर्तीय वलय कैसे निकलता है, यहाँ जो बड़ा वर्त है उसका क्षेत्रफल माइनस छोटा वर्त, छोटी त्रिज्या वाला वर्त है उसका क्षेत्रफल। तो हम तीनों फैक्टर को चाहे तो एक साथ कैलकुलेट कर लें या तीनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लें। अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन बड़ी होगी और शायद आप बोर भी हो सकते हैं, और साथ साथ कैलकुलेट करें तो शायद आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो मैं आपको अलग अलग ही करा देता हूँ। ठीक है। अब बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ, बस इसमें ना पाई का मान मत रखना, अभी पाई को पाई रहने देना। ये होगा 2 पाई R1H, 2 पाई R1 का मान 5 है और H का मान 12। 12 पंजे 60 दूनी 120 पाई। पाई को पाई रहने दीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कैलकुलेशन गलत कर बैठोगे, कोई फायदा नहीं होगा। बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, ये होगा 2 पाई R2H, 2 पाई R2 का मान 3 आया था और H का मान 12। 12 तिया 36 दूनी 72 पाई। 2 वर्तीय सिरों का क्षेत्रफल, देखिए 2 वर्तीय सिरों का क्षेत्रफल है ना, वर्तीय वलय की तरह निकलेगा, यानी पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बराबर पाई R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 5 है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, माइनस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, 25 में से 9 घटे 16 आ जाएगा, 16 पाई। ठीक है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस सिरों का क्षेत्रफल। अच्छा, सिरे है ना 2 थे, हमने यहाँ 2 से गुणा नहीं कराया है, 2 पाई, 2 पाई, तो ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 पाई। ठीक है। सभी को जोड़ेंगे, 120 पाई प्लस 72 पाई प्लस 32 पाई, जोड़ लेते हैं सबको। 2 और 2 4 का 4, 3 और 7 10 और 2 12, 1
और एक 2, 224 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहे तो पाई की वैल्यू रख ले, अन्यथा यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, समझ गए? ऐसे होगा, सही आंसर है। ठीक है, हालांकि आपकी बुक में जो आंसर सीट है उसमें आंसर 208 दिया हुआ है, लेकिन 208 इसका आंसर तब आएगा जब हम ये जो लास्ट वाला सिरा है ना, इसमें इसका दुगना करके न जोड़े, अर्थात हम इसमें 16 जोड़े तो ये 208 आएगा। लेकिन अब आप खुद सोच कर देखो कि ये जो बेलन है वो दोनों सिरों पर खुला हुआ है, तो दोनों सिरों के पृष्ठ जुड़ेंगे ना, तो हमें एक सिरे का पृष्ठ कैसे प्राप्त होगा? पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर करके प्राप्त होगा। तो जब दो सिरे हैं तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी ना, तो उसमें जो आंसर है वो मिसप्रिंट है। आपका सही आंसर होगा 224 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाते हुए बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करते रहिए। निरंतर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन निरंतर पढ़ते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।